हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको पिछली वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देख लीजिए। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो पाए। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दोस्तों, हमने इसी चैप्टर में एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। और हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में ओस्टेड साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? उनने कहा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मींस उन्होंने करंट का यूज़ किया है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था। ये जो साइंटिस्ट फैराडे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका उल्टा प्रूफ कर दिया। मींस उनने कही कि जब हम करंट का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनने कही हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करके भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दोस्तों, साइंटिस्ट फैराडे ने ये प्रूफ कर दिया कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओस्टेड एक्सपेरिमेंटली शोड दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हमने देख ही लिया जैसे कि। और सून आफ्टर साइंटिस्ट फैराडे ने क्या कहा, ही ऑल्सो शोड दैट द इलेक्ट्रिक करंट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने क्या कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी फिनोमेना को उन्होंने क्या कहा, इसी फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, और इंडक्शन मींस होता है कि ट्रांसफ़र होना किसी चीज़ का, मींस किसी चीज़ का विदाउट टचिंग किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना। सो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, वो भी विदाउट टचिंग, ओनली बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। चलिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर by moving it perpendicular to the magnetic field और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स वो फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करके हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। पर दोस्तों, इसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है कंडक्टर के। इसमें लिखा है ना, बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मींस जिस भी कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। मींस 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है। दोस्तों, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को क्या कहते हैं, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। मींस द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब दोस्तों, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट किस तरीके से किस वजह से फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, मतलब वोल्टेज की वजह से। मींस अगर जब करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है यही चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मींस ईएमएफ का ही फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों, ये था इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ के बारे में। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को अच्छे से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हमें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ली और हमने उस कॉइल पे कॉपर वायर को वुंड कर दिया, मीन्स हमने कॉपर वायर को लपेट दिया। और फिर हमने क्या किया, उसके जो फ्री एंड्स हैं वो हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। हमने गैल्वेनोमीटर से इसलिए कनेक्ट करे हैं जिसकी वजह से हम इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन, मतलब फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम डिटेक्ट कर पाएँ। पर दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये करंट है तो हम उसे अमीटर से भी तो डिटेक्ट कर सकते हैं। बट जो गैल्वेनोमीटर है वो हम है ना वोल्टेज और करंट दोनों डिटेक्ट करने के लिए मेज़र करते हैं। और गैल्वेनोमीटर की एक खास प्रॉपर्टी है कि वीक से वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया क्योंकि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों मेज़र करना है। सो हमने क्या करा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमने एक बार मैग्नेट ली और हमने उसे मूव नहीं किया और हमने उसे डायरेक्ट कॉइल के अंदर प्लेस कर दिया। मतलब वो कॉइल के अंदर हमने प्लेस करने पे हम उसे मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो प्लेस करी है हमने। और हमने ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर पे, तो गैल्वेनोमीटर पे हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। गैल्वेनोमीटर शोज़ नो रीडिंग, मतलब कोई रीडिंग गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा मीन्स उसकी जो नीडल है वो ज़ीरो पे है, और ज़ीरो पे मीन्स नो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो दोस्तों आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सिर्फ हमने कॉइल के अंदर मैग्नेट प्लेस करी है। सो आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की नीडल ज़ीरो पे फिक्स है, मींस स्टेशनरी मैग्नेट हमने रखी है। स्टेशनरी मींस जो मैग्नेट मूव नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो मतलब कॉइल से नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने बार मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, मीन्स हमने बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया। तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया, और डिफ्लेक्शन दिया और जब तक दिया जब तक मैग्नेट हम मूव करा रहे हैं। अगर हम मैग्नेट पहले मतलब रेस्ट पे थी, फिर हमने उसे मूव कराया और हमने दोबारा उसे रेस्ट पे कर दिया, तो जैसे ही हमने रेस्ट पे किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया। मीन्स जब तक मैग्नेट मूव कर रही है सिर्फ तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स मूव कराया तो आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। डिफ्लेक्शन दिया इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो कॉइल से हो रहा है। और दोस्तों फिर हमने दोबारा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, नाउ मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अभी हम टुवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे थे और हमने अंदर मैग्नेट प्लेस कर दिया, अब हम बाहर ले जा रहे हैं उसे कॉइल के। और तब हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, और किस डायरेक्शन में दिया, पिछली बार के मुकाबले अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही हमने मैग्नेट को आउटवर्ड मूव कराया तो आप देख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसने डिफ्लेक्शन दिया, पर किस डायरेक्शन में दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। आप इससे देख सकते हैं ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसने डिफ्लेक्शन दिया, और डिफ्लेक्शन दिया तो इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैग्नेट स्टेशनरी थी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, और जब हमने मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव कराया तो वो डिफ्लेक्शन दे दिया, और जब हमने मैग्नेट को इसके अंदर प्लेस कर दिया तो भी करंट बंद हो गया, मीन्स डिफ्लेक्शन बंद हो गया। और जब हमने मैग्नेट को बाहर निकाला तो फिर उसने डिफ्लेक्शन दे दिया। मीन्स आप देख सकते हैं जब जब मैग्नेट मूव कर रही है सिर्फ तभी तभी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें तभी हमें करंट को मेज़र कर पा रहे हैं। मीन्स दोस्तों इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इंड्यूस्ड करंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल तब प्रोड्यूस होगा एज लॉन्ग एज देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। मीन्स या तो मैग्नेट या तो कॉइल, इन दोनों मतलब मैग्नेट और कॉइल दोनों की जो होगा। सो दोस्तों आप इससे देख सकते हैं करंट सिर्फ तभी फ्लो हो रहा है जब मैग्नेट मूव कर रही है, और मैग्नेट मूव कर रही है तो मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने इसी के जैसा एक और लॉ पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी दूसरा आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोस्तों ये हम यूज़ करते हैं जो हमने इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, उसका डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्शन इसी रूल से निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब ये रूल समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है, रूल मतलब ये कहता है कि अगर हमने वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड सच डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स अगर हमने अपने राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि वो तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मीन्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो
दोस्तों सो इफ़ द फोर फिंगर, अगर फोर फिंगर डायरेक्शन बताए मैग्नेटिक फील्ड का और थंब डायरेक्शन बताए मोशन का, मीन्स फोर फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और थंब बता रहा है मोशन का। सो जो मिडिल फिंगर होगी वो डायरेक्शन हमें बताएगी किसका, इंड्यूस्ड करंट का। मीन्स दोस्तों ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमने अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब राइट हैंड के स्ट्रेच करे और इस तरीके से स्ट्रेच किए कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो दोस्तों, और जिसमें अगर फोर फिंगर हमें डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और थंब हमें डायरेक्शन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये मोशन किसका हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब हम मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। सो मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, उसके मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसमें जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें डायरेक्शन बताएगी किस चीज़ का, इंड्यूस्ड करंट का। दोस्तों आप देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है और थंब डायरेक्शन बता रहा है मोशन का, मैग्नेट का। सो आपको मिडिल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस लॉ। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे मार्क कर लीजिए। दोस्तों लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ सच डैट इट अपोजेज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। लेंस लॉ ये कहता है कि जो जो भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में, वो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि जो चीज़ उसे प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोज में ही रहता है, मीन्स उसके अपोजिट रहता है। मीन्स जो चीज़ उसे प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोजिट उसका डायरेक्शन होता है। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच डैट इट अपोजेज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। मीन्स जो चीज़ उसे प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोज में ही उसका डायरेक्शन होता है। किसका डायरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है। चलिए दोस्तों अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, हमने लेंस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक मैग्नेट ली नॉर्थ साउथ पोल की और हमने एक कॉइल ली जिस पे हमने वायर को वुंड कर दिया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने करंट मैग्नेट को हमने मूव कराया इस डायरेक्शन में। सो आप देख सकते हैं, सो दोस्तों जैसे ही हमने मूव कराया मैग्नेट को तो आप देख सकते हैं कि जो करंट इसमें फ़्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो कौन सा पोल बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो बनेगा नॉर्थ पोल। मीन्स जो ये वाला एंड है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये तो है ही नॉर्थ पोल। सो ये नॉर्थ पोल मीन्स ये अपोज करेगा, और अपोज करेगा क्योंकि रिपेलिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पर दोस्तों अब देखिए ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस मैग्नेट की वजह से ही हो रहा है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। पर जो ये जो पोल बना है ये नॉर्थ पोल, ये इसी को ही अपोज कर रहा है। मीन्स जो इंड्यूस्ड करंट है उसका जो डायरेक्शन बनता है वो अपने ही जो जिससे वो बन रहा है वो उसको ही अपोज करता है। मीन्स देखिए ये जो करंट है वो बन किस रहा है, इस मैग्नेट की वजह से। पर ये जो करंट है और ये करंट का डायरेक्शन नॉर्थ पोल में है। मीन्स ये करंट और ये जो नॉर्थ पोल हैगा ये अपोजिंग नेचर में आ गए, अब मीन्स रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। और ये रिपेल कर रहे हैं तो मीन्स आप ये देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट को जो प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट उसी चीज़ को ही अपोज कर रहा है। सो दोस्तों इसी से हमें पता चलता है कि लेंस लॉ सही है। मीन्स हम लेंस लॉ को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए इससे। और दोस्तों देखिए जब हम मैग्नेट को आउटवर्ड मूव कराने लगे, दोस्तों अब आप देख सकते हैं जब हमने मैग्नेट को आउटवर्ड मूव कराया तो आप देख सकते हैं कि जो करंट का इंड्यूस्ड करंट इसमें कॉइल में बनी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। और हम सब जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो वो किस पोल को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। मीन्स देखिए दोस्तों ये पोल बन जाएगा अब साउथ पोल। सो दोस्तों देख सकते हैं कि मैग्नेट इस तरफ को मूव कर रही है और ये साउथ पोल बन चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये साउथ पोल बन चुका है और ये नॉर्थ पोल है। सो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी दूर जाना चाहती है पर ये अपोज कर रहा है, मीन्स उसके मोशन को अपोज कर रहा है।
सो दोस्तों यही है लेंस लॉ। तो हमने दोनों प्रोसेस से देख लिया कि लेंस लॉ सही है बिल्कुल। और हमें तो प्लीज़ आप लेंस लॉ को मार्क कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। सो दोस्तों, हम समझते हैं कि एसी जनरेटर होता क्या है। एसी जनरेटर बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी थी, उसमें क्या था? उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी मैकेनिकल एनर्जी में। बट एसी जनरेटर जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। कहता है, चलिए दोस्तों, अब हम एसी जनरेटर की प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो एसी जनरेटर की प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ कॉइल इज़ रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम जब जैसे कि हमने उसमें आर्मेचर कॉइल यूज़ की थी, तो यहाँ इस एसी जनरेटर में भी हमने कॉइल लिए और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया। और रोटेट हमने किस का यूज़ करके बताया? हमने मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके बताया। मीन्स हम मैनुअली उसे रोटेट करा रहे हैं। सो दोस्तों, ड्यू टू रोटेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। अभी मैं आपको आगे वर्किंग में बता दूंगा ये। देयरफॉर एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। मीन्स इससे क्या होगा? ईएमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, दस अ जनरेटर एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ करंट। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई है तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ आ गई तो करंट भी फ्लो होगा। सो इंड्यूस्ड करंट जब फ्लो होगा, सो ये जो जनरेटर है वो एक सोर्स की तरह काम करने लगेगा करंट के। सो इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ लोड इज़ कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस कॉइल। सो दोस्तों, ये बेसिकली प्रिंसिपल इसकी है क्या कि जब भी हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब रोटेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब वो चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और इंड्यूस्ड वोल्टेज के प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। होता है एक सोर्स की तरह वर्क करने लगता है। किसके सोर्स की तरह? करंट के सोर्स की तरह वर्क करने लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और मेन पार्ट्स देख लेते हैं। सो दोस्तों, इसका पहला पार्ट है फील्ड मैग्नेट। मींस हम अभी इसमें ये देखेंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है एसी जनरेटर को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या है? हमने देखिए नॉर्थ और साउथ पोल की ये मैग्नेट यूज़ करी है, तो इसी को ही हमने कहा है फील्ड मैग्नेट। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट। हमने जो ये मैग्नेट लिए वो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। और ये किस वजह से रन हो रही है? डीसी सोर्स से रन हो रही है। कैन बी यूज्ड एज अ फील्ड मैग्नेट। मीन्स हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो किसकी वजह से रन होगी? जो डीसी सोर्स से रन होगी। सो दोस्तों, ये था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आर्मेचर कॉइल। हमने ये जो आपको कॉइल दिख रही है हमने ये भी यूज़ करी है। और आर्मेचर कॉइल क्या है? देयर इज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच a coil ABCD having a large number of tons of insulated copper wire is wound। मीन्स आपको एक कॉइल दिख रही है और जो आपको ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसमें वायर्स को वूंड किया है, कॉपर वायर को। एंड द कॉइल इज़ रोटेटिंग रिपीटेडली इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड मैग्नेट बाय द एक्सेल फिक्स्ड ऑन इट। मीन्स ये एक्सेल पे फिक्स्ड है और ये कॉइल है वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्लिप रिंग्स। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो दोस्तों, आपको ये रिंग्स में दिख रही हैं, ये हैं स्लिप रिंग्स S1 एंड S2। हम देखते हैं स्लिप रिंग्स का काम क्या है। सो दोस्तों, देयर आर टू को एक्सियल मेटेलिक रिंग्स स्लिप रिंग्स S1 एंड S2। दे रोटेट अलॉन्ग विथ द कॉइल। ये कॉइल के साथ रोटेट करेंगी। वन एंड ऑफ द कॉइल इज़ कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग S1। मीन्स जो आर्मेचर कॉइल हमने यूज़ करी है उसका एक फ्री एंड कनेक्ट है स्लिप रिंग S1 से और दूसरा कनेक्ट है स्लिप रिंग S2 से। ईच स्लिप रिंग अगेंस्ट द ब्रशेज विच इज़ स्टेशनरी। मीन्स ये स्लिप रिंग्स ब्रश से अटैच हैं और ये ब्रश क्या है? ब्रश स्टेशनरी है, मीन्स ब्रश रेस्ट पे हैं।
और दोस्तों अब ब्रश का काम क्या है, हम ब्रश भी देख लेते हैं। देयर आर टू ब्रशेज B1 एंड B2 मेड अप ऑफ कार्बन। ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, ये कार्बन के बने हुए हैं। विच प्रेसेस जेंटली अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स S1 एंड S2। द अदर एंड्स ऑफ द ब्रशेज एक्ट एज अ टर्मिनल ऑफ द जनरेटर। मीन्स ये अब जनरेटर के भी कुछ टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये ब्रशेस उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। द एक्सटर्नल सर्किट इज़ कनेक्टेड द अदर एंड ऑफ द ब्रशेस। मीन्स हमें अगर एसी जनरेटर से कोई भी अप्लायंस या कोई भी लोड यूज़ करना है तो हम ये जो टर्मिनल्स हैं, ब्रशेज़ हैं B1 B2, हम इसमें कनेक्ट करके कोई भी लोड, कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। द ब्रशेज़ B1 एंड B2 डू नॉट रोटेट अलॉन्ग विद द कॉइल एंड स्लिप रिंग्स। और ये जो ब्रशेज़ हैं B1 एंड B2 ये फिक्स हैं अपनी पोजीशन पे और ये कॉइल के साथ रोटेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अब चलिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज शोन इन द फिगर। दोस्तों देखिए, अगर हमने अब इसमें कोई सोर्स तो यूज़ किया नहीं है, ना हमने बैटरी यूज़ करी, ना हमने कोई मतलब एक्सटर्नल सोर्स हमने कुछ यूज़ नहीं किया है। सो दोस्तों हमें इसमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकल वर्क कैसे, आपने देखा होगा ये जो एक्सेल है उसको हम मैकेनिकली मैनुअली रोटेट करेंगे। सो आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि हम इस एक्सेल को मैनुअली रोटेट करेंगे। फिर उससे क्या होगा, किसी समय आने पे ये जो देखिए आप देख सकते हैं, एक इस तरीके से एक मैग्नेट थी, इस तरीके से एक मैग्नेट थी और कॉइल कुछ इस तरीके से प्लेस थी। पर दोस्तों जब कॉइल रोटेट होगी और इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी कि इसका ये वाला फेस इससे कॉन्साइड करेगा और ये पिछले वाला फेस इस तरीके से। तो जब इस तरीके से आ जाएगी कॉइल, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों इसमें आप क्या देख सकते हैं, जब ये ऐसे मैग्नेट कनेक्ट हैं और यहाँ मैग्नेटिक मतलब जो आर्मेचर कॉइल है वो इस तरीके से आ चुकी है कि जो इसका फेस है वो इससे कॉन्साइड कर रहा है और इसका फेस इससे कॉन्साइड कर रहा है। सो आप देख पोल है और ये साउथ पोल है। सो आप देख सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास होंगी। ये जो आपको एक मिनट, ये जो आपको रेड एरो दिख रहे हैं इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास होंगी इस तरीके से। सो दोस्तों ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी, जब कॉइल इस तरीके से थी कि ये वाला फेस इसके सामने था और ये वाला फेस इसके सामने, सो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा कॉइल से पास होंगी, क्योंकि दोस्तों दोस्तों पे आ जाएगी तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कॉइल से पास होगी। सो दोस्तों इन दिस पोजीशन द आर्म ए बी इज़ बिलो द प्लेन ऑफ पेपर वाइल आर्म सी डी इज़ अबव द प्लेन ऑफ पेपर। द एंड ऑफ द कॉइल एज कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स S1 and the end D is connected to S2. The brushes V1 touches the slip rings S1 and V2 touches the S2। जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये तो उसमें सिंपली बताया हुआ है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जब ऐसी कॉइल रोटेट होती रहेगी, मीन्स ये कॉइल है और ये रोटेट हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि कभी उसका फेस इस डायरेक्शन में है, कभी वो इस डायरेक्शन में, मतलब इसका फेस अपवर्ड होगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर समय मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल से पास हो रही है वो चेंज होती रहेगी। सो जब ये कॉइल के थ्रू जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो जब चेंज होती रहेगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से मैकेनिकल वर्क से हमने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर दिया। सो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक्सेल को रोटेट किया, जिसकी वजह से उसका आर्मेचर कॉइल भी रोटेट होने लगा, और आर्मेचर कॉइल रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों प्रोड्यूस हो गए। और दोस्तों इसकी वजह से ही एसी जनरेटर एक एसी करंट के सोर्स की तरह बिहेव करने लगा। और दोस्तों इसमें लिखा नो ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड व्हेन द कॉइल इज़ एट रेस्ट। मीन्स मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर समय चेंज होने चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, पर जब कॉइल रेस्ट पे होगी तो दोस्तों फिर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दोस्तों
द ऑल्टरनेटिंग करंट हैज़ द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटेशन कॉइल। मीन्स हम जितना ज़्यादा कॉइल को रोटेट करेंगे तो ऑल्टरनेट करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम मान लें कि उसमें n रोटेशंस करें हमने, सो तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? जैसे कि आपने एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये हैगी, ये वाली इक्वेशन हैगी इंड्यूस्ड करंट की, और ये इक्वेशन हैगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। सो इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2π/nt। दोस्तों मैं आपको इसके मतलब तो बता दूंगा, पर आपको ये हायर क्लासेस में समझ में आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इक्वेशन याद करना है। दोस्तों आई का मतलब है कि कितना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, और आई नॉट है करंट की पीक वैल्यू, और साइन 2π/nt मतलब बताता है, 2π/nt मतलब बताता है फ्रिक्वेंसी को, और ये साइन के रिस्पेक्ट में चलती है। इसी तरीके से सेम हैगी इसकी ईएमएफ वाली इक्वेशन। सो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर प्लीज़ आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर